सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हो, शायद बंगाल से हो आप, आपका किस तरह का पारिवारिक पिछोकड़ है, फिर कैसे यहाँ तक का सफ़र हुआ जेएनयू तक का, वो हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, मेरे मम्मी पापा बनारस से हैं। हम लोग बंगाल शिफ्ट किए, बंगाली थे, बंगाल शिफ्ट किए पापा के नौकरी लगने के बाद। मेरा जन्म नॉर्थ बंगाल में हुआ, कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट। अभी हम कलकत्ता में रहते हैं। हम अपना ग्रेजुएशन ड्यू में किए। जब हम स्कूल में रहते थे 11-12वीं, जब 11th-12th में, तभी से थोड़ा बहुत लेफ्ट लिटरेचर, लेफ्टिस्ट लीनिंग रहा। लेकिन खास करके जेएनयू के में आने के बाद ही हमारा जो अनुभव रहा लेफ्ट राजनीति से जुड़ के, वो वहीं से शुरू होता है। और अभी तो करीब 8-9 साल का सफ़र हम तय किए हैं और पीएचडी के लास्ट ईयर में 3-4 महीने में मुझे पीएचडी सबमिट करना है। इसी के बीच एक्चुअली लास्ट सेमेस्टर में मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हम लोगों के साथ। तो अभी उससे हम जूझे हैं, लेकिन अभी एक और चीज़ से जूझना है, तो वह है कि 3 महीने में मुझे पीएचडी खत्म करना है। मेरा काम बंगाल में जो चाय मजदूर हैं, टी गार्डन लेबर हैं, उसके इतिहास के ऊपर। अदरवान जो सब कुछ हुआ जेएनयू में, उस सारे दृश्य को, वर्तारे को आप कैसे देखते हो? दो तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। एक जेएनयू का एक स्पेसिफिसिटी है, वो ये है कि जेएनयू में जो राजनीति है, खास करके लेफ्ट डेमोक्रेटिक अम्बेडकराइट राजनीति है, जो बराबर से ही जो सत्ताधारी जो रूलिंग क्लासेस है, उनका तमाम सारे जो ब्राह्मणवादी, हिंदुत्ववादी, प्राइवेटाइजेशन की नीतियां हैं, उसके खिलाफ मुखालफत किया है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाया है। इसका एक लंबा लेगेसी रहा है, एक लंबा इतिहास रहा है। इसी के चलते मुझे नहीं लगता है कि ये 9 फरवरी का घटना ऐसा नहीं है कि वो 9 फरवरी को के लिए ही हुआ। हमें लगता है वो 8 फरवरी को भी हो सकता, 10 फरवरी को भी हो सकता था, क्योंकि जो पांचजन्य जो आरएसएस का माउथपीस है, उसमें जेएनयू को खास करके टारगेट बनाया गया था मोदी सरकार आने के बाद से ही। और उसके एक स्पेशल इशू निकला था जहाँ पे जेएनयू को टारगेट किए थे और बोले थे ये एंटी नेशनल का खड़ा है, यहाँ पे ये है, वो है, गलत चीज़ें हैं। तो बहुत टाइम से ये प्रोफाइलिंग चल रहा था और एक अटैक का बेसिस बनाया जा रहा था। तो उसमें जिस तरीके से खास करके मोदी सरकार आने के बाद, खास करके जो एक आरएसएस सरकार आ जाने के बाद, इसके निजीकरण की नीतियाँ, इसके ब्राह्मणवादी नीतियाँ, इसके प्राइवेटाइजेशन की नीतियाँ, इसके हिंदुत्व फासीवादी नीतियाँ, इन तमाम सारी चीज़ों के खिलाफ जेएनयू के छात्र छात्राएं साथ में मिलके बहुत सारे आंदोलनों में हिस्सा लिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और इसी के चलते एक अटैक का जो बेसिस आरएसएस को लगा कि जेएनयू को टारगेट करना बहुत जरूरी है। इन तमाम सारे जो वॉइसेस हैं, जिसको अब आज के दिन में हम आज़ादी के वॉइसेस बोलते हैं, इसको कुचलने के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये सिर्फ जेएनयू का मुद्दा है नहीं, आज को हम देखने को मिल रहा है देश के तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे भी छात्र क्या है, इतिहास में हम झांक के देखते हैं तो छात्र वो शक्ति है जो जब जब रूलिंग क्लासेस का अटैक्स बढ़ा है, चाहे वो इंपीरियलिज्म हो, चाहे वो सामंतवाद हो, या फिर साम्राज्यवाद हो, या फिर फांसीवाद हो, उसमें छात्र शक्ति एक बहुत अहम भूमिका अदा की है इतिहास में। फ्रांस में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, वैसे इंडिया में भी हो, नक्सलवाड़ी के टाइम से आज तक। तो उसके चलते एफटीआईआई में, इलाहाबाद में, हैदराबाद में, जादवपुर में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, या फिर जेएनयू में, तमाम सारी यूनिवर्सिटीज में छात्र एक साथ मिलकर इन तमाम सारी चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और उसी का नतीजा ये है कि जो मसला रोहित वेमुला का जो मसला था, जेएनयू का जो मसला था, एफटीआई का जो मसला था, जादवपुर का मसला था, ये तमाम सारे अलग चीजें नहीं है, सेम चीज है। जो कोई भी विरोध का आवाज को एंटी नेशनल करार देके उसके खिलाफ एक सो कॉल्ड जो नेशनलिज्म का जो ब्राह्मणवादी, हिंदुत्व फासीवादी जो चेहरा है, उसका जो समझदारी है, उसको थोपने का एक जो भगवाकरण का जो मंसूबा है, उसको थोपने का एक कोशिश जारी है। आज के दिन पे हमारे काफ़ी सारे साथी जो हैदराबाद में हैं, जो रोहित वेमुला के जस्टिस के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे थे, जिसको इंस्टीट्यूशन ने मर्डर किया गया, वो आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। और इसीलिए जो स्टैंड विद जेएनयू है, जो स्टैंड विद एचसीयू है,
ये एक ही संघर्ष है और वो संघर्ष को आगे बढ़ाने का जरूरत है। और ये अटैक तमाम सारी यूनिवर्सिटीज में, सिर्फ जेएनयू पे। जैसे रोहित वेमुला को संस्थागत कत्ल कहा जाता है, जिसे सरकारी मर्डर कह सकते हैं सिंपल शब्दों में, जो आपके साथ ये सब कुछ हुआ, इसको आप उसके साथ देखना होगा। पैटर्न एकदम सेम है। रोहित वेमुला ने वहाँ पे याकूब मेमन के फांसी के खिलाफ मुजफ्फरनगर बाकी है का जो स्क्रीनिंग पूरे देश में चल रहा था, जहाँ पे एबीवीपी के गुंडागर्दी चल रहा था, उस स्क्रीनिंग को रोकने का, वैंडलिज्म करने का, उसके खिलाफ उसका प्रोटेस्ट स्क्रीनिंग कराया था। इसके चलते उसको एंटी नेशनल करा दिया गया और सोची समझी तरीके से एमएचआरडी, बीजेपी, आरएसएस के इंटरवेंशन से उसका जो पपेट वाइस चांसलर वहाँ पे बिठाया गया, उसके मतलब बहुत सोची समझी तरीके से उसके खिलाफ एक्शन लिया गया और फाइनली उसको इंस्टीट्यूशनली मर्डर किया गया। सेम प्रक्रिया हमको यहाँ पे भी देखने को मिला। कास्ट ऑन द मेन्यू कार्ड बोल के जो एक फिल्म स्क्रीनिंग था, जो यहाँ के अम्बेडकराइट साथियों ने किया था, उसको रोकने का कोशिश किया गया। यहाँ पे मुजफ्फरनगर बाकी है का स्क्रीनिंग को रोकने, जो लेफ्ट के लोगों ने किया था, उसको रोकने का कोशिश किया गया। या फिर 9 फरवरी को जो हुआ, उसके बाद जो एंटी नेशनल, और इन तमाम सारी चीजों को ही एंटी नेशनल बोला गया। हमें लगता है कि रोहित वेमुला ने अपने जीवित दशा में, अपने लाइफ में और अपने डेथ में, दोनों में ही इस मंसूब के खिलाफ आवाज उठाया। हम भी उसी संघर्ष के हिस्सा हैं और इसीलिए हमारे ऊपर भी जब इस तरीके के वार आई, सेम पैटर्न, सेम स्क्रिप्ट के तहत, तो हम रोहित से ही सीख लेके उसके खिलाफ आवाज उठाए और उसी संघर्ष में स्टैंड विद जेएनयू और जस्टिस फॉर रोहित साथ में सड़क पे उतरा और एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में उतरा। जैसे आप वापस आते हो जमानत पे, आपके पहले तो आप एक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट की तरह ही जहाँ भी चलते थे यूनिवर्सिटी में, आने के बाद आपके साथ कुछ व्यवहार में स्टूडेंट साथियों के कुछ बदलाव हुआ, या फिर इसके बाद में जो किस तरह का माहौल रहा जेएनयू का बेल से वापस आने के? हाँ जी, बेल से वापस आने के बाद हम जब तक कैंपस में आए, कैंपस का नक्शा बदल चुका था। एक बहुत ही आमूल परिवर्तन पिछले 1.5 महीने में एक कैंपस के टीचर्स, कैंपस के स्टूडेंट्स साथ में मिलजुल के एक बहुत बड़ा आंदोलन तब तक खड़ा कर दिया था। हमें लगता है एक फिर से, ये सिर्फ जेएनयू की बात नहीं, देश के तमाम सारे हिस्सों में सारे जनवाद पसंद लोग हमारे साथ में हैं। जेएनयू के तमाम सारे टीचर्स अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, जो तमाम सारे शेड्स हैं पॉलिटिक्स के, और छात्र साथ में आए। और हमें लगता है कि एक चीज जो लेनिन ने कहा था कि sometimes years go by and nothing happens and sometimes in days decades happen, यानी सालों बीत जाती है, कुछ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कुछ दिनों में दशक घट जाते हैं। तो हमें लगता है कि पिछले कुछ दिनों में कई दशक घट गई हैं और उससे जो एक यूनिटी हम जब आए हमको देखने को मिला, जिस जज्बे के साथ, जिस खुशी के साथ हम लोगों को इस कैंपस में रिसीव किया गया, हम उस चीज को देख के हमें और हौसला मिलता है। हमें लगता है कि ये संघर्ष, जो छोटी छोटी बैटल्स शायद हम जीते हैं, लेकिन जो वॉर है उसको अभी भी जीतना बाकी है और वो जंग, फासीवाद के खिलाफ वो संघर्ष और भी तेज होगा, इसी उम्मीद के साथ हमें। ये जो देशभक्ति बनाम देशद्रोही की बहस चली है, किस तरह परिभाषित करोगे? देशभक्त कौन है, राजद्रोही कौन है, इसको आप किस तरह परिभाषित? पहली बात तो ये है कि देश क्या है। हमें लगता नहीं कि देश एक टेरिटरी है सिर्फ, मुझे लगता है देश उसके जनता से बनती है। देश मतलब उस देश की जनता, देश की जनता डिसाइड करता है देश क्या है। तो अगर देश जनता से बनती है तो फिर इस देश की दबे कुचले जनता के बारे में बात करना, इस देश के दलितों के बारे में बात करना, इस देश के किसानों के बारे में बात करना, इस देश के जो फार्मर सुसाइड हो रहे हैं, जो भूखमरी चल रही है, उसमें देश के मजदूरों के बारे में बात करना, दलितों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, अगर इन महिलाओं के बारे में, अदर ऑपरेस जेंडर्स के बारे में, अगर इन लोगों के लिए बात करना, इन लोगों के हित के लिए बात करना, इन लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स के लिए बात करना अगर देशद्रोह है, तो फिर हमें नहीं लगता है कि उसमें मतलब उसमें हम देशद्रोही बनते हैं। हमें लगता है कि हम विद्रोही जरूर हैं, लेकिन देशद्रोही तो डेफिनेटली नहीं। संघ या बीजेपी के तो आप कहते हैं कि ये बहुत बड़ी ऐसी चीज है जो कि लोकहित में नहीं है। आपके तस्वीर में किस तरह का राज है, किस तरह का मॉडल है आपके दिमाग में, या आप किस तरह का मुआशरा समाज चाहते हो?
जैसे कि हमने कहा कि एक जमहूरियत जहाँ पे 77% लोग 20 रुपए से कम आमदनी में दिन में गुजारा कर रहे हैं, एक ऐसा देश जहाँ पे दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का एक लाइफ ऑफ डिग्निटी नहीं है, एक ऐसा देश जहाँ पे इस देश के सबसे जो पिछड़े आदिवासी हैं उनको खदेड़ के जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनके हाथ में खनिज संपदा को बेच देने के लिए जो OLX राज है कि शिक्षा बेच देना है, हेल्थ बेच देना है, खनिज संपदा बेच देना है, क्योंकि इस देश में सब कुछ बिकता है। तो ये अगर देशभक्ति का परिभाषा है, इसको इसके खिलाफ जाके इस देश में सही मायने में, क्योंकि संविधान में कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं जैसे सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सॉवरेनिटी, ये तो सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, कुछ वर्ड्स नहीं है, ये आइडियाज हैं। और अगर इन आइडियाज को, अगर ये आइडियाज है तो उस आइडियाज को सिर्फ एक जगह पे लिखा रहने से नहीं होता है, उसको समाज में ढालना पड़ता है। बात है कि जब संविधान भी पेश किया गया, अम्बेडकर ने क्या कहा था कि हम एक ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन, एक ऐसी विडंबना, एक ऐसी मतलब एक ऐसे समय में जा रहे हैं जब पॉलिटिकल इक्वालिटी, समानता किताब में तो है लेकिन समाज में नहीं है। इसीलिए जब तक वो ये कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा तब तक ये संघर्ष जारी रखना जरूरी है। और यही हमारा संघर्ष है कि इस देश में सही मायने में जमहूरियत हो, इस देश में सही मायने में सेकुलरिज्म हो, इस देश में सही मायने में सॉवरेनिटी हो। इसी एक ऐसा देश हमारे कल्पना में है जहाँ पे मतलब जेल की जरूरत ना पड़े, जहाँ पे सारे लोग, स्टेडियम का पेट्रियोटिज्म नहीं है, जहाँ पे सही मायने में लोग फ्रीली विद जस्टिस, पीस एंड जस्टिस जी सके, जहाँ पे दलितों का हक हो, महिलाओं का हक हो और किसान मजदूरों का हक हो। उस समाज का हम कल्पना करते हैं, जो कि तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम भगत सिंह का जो सपना था एक रेवोल्यूशनरी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की, और अंबेडकर का जो सपना था एक एनहाइलेशन ऑफ कास्ट की, ये दोनों हम साथ में ले आ पाए। उसी से समाज की, उसी से देश की मुझे लगता है सही मायने में कानून या संविधान में आपकी आस्था या यकीन है, विश्वास है? मैं 3 शब्द इकट्ठे बता रहा हूँ। हाँ, हमें लगता है कि इस देश में अगर कानून की भी बात कर ले, हमें पता है कि बाथाने टोला की जो तमाम सारे दलितों को वहाँ पे कत्लेआम किया गया, लेकिन उसका रणवीर सेना का जो लोग वो किए उनको एक्विट कर दिया गया, सुंदरू के लोगों को एक्विट कर दिया गया। तमाम सारे इंक्वायरीज के बाद भी मुंबई राइट्स में या गुजरात के दंगों में या मुजफ्फरनगर के दंगों में जो लोग इस दंगों को अंजाम दिए वो लोग खुले घूम रहे हैं। हमें लगता है कि इस तरीके के कई जजमेंट्स आए हैं। हमें लगता है कि सही मायने में जन आंदोलनों से ही कुछ जो सही जजमेंट्स भी आए हैं, वो जन आंदोलन में डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट का जो संघर्ष है, जनवाद पसंद लोगों का जो संघर्ष है, उस संघर्ष का नतीजा जजमेंट्स में भी रिफ्लेक्ट किया है और कुछ अच्छे जजमेंट्स भी आए हैं। तो हमें लगता है कि कानून और समाज अलग नहीं है। अगर समाज में एक विद्रोह है, अगर समाज में कॉन्शियसनेस है तो वो कानून को अफेक्ट करता है, लेकिन अगर वो नहीं है, कानून कई बार काफी सारे गलत फैसले लेते हैं। अगर जो सही फैसले भी होते हैं वो जन आंदोलन का ही देन है, जो उस सही फैसलों के लिए कानून मतलब जुडिशरी के ऊपर वो दबाव बना पाता है। जैसे सलवा जुद्दीन के ऊपर जो जजमेंट आया, वो इस देश के जनवाद पसंद लोगों की बहुत लंबी संघर्ष का नतीजा है। ऐसे कई कानून जो है जैसे 377, उसके खिलाफ संघर्ष जारी है और हमें उम्मीद है कि इन जन आंदोलनों की वजह से शायद ऐसा कानून भी बदलेगा, आफ्स्पा जैसा कानून भी हटेगा, पोटा जैसा, यूएपीए जैसा कानून भी हटेगा। तो हमें नहीं लगता है कानून एक जगह पे है और समाज एक जगह पे है। हमें लगता है कि समाज के आंदोलनों से ही कानून में बदलाव आता है। एक सवाल मैंने उमर से भी पूछा था कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो घटनाएं घटी हैं, युवा अनाथा मूर्ति से शुरू कर लीजिएगा, जेएनयू, भारत माता, आगे पता नहीं क्या होगा, इस सब को आप किस तरह जोड़ते हो उन लड़ी को? देखिए, जैसे कि हमने कहा कि मोदी सरकार खास करके आने के बाद, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार को मतलब क्वालिटेटिवली बहुत अलग है, लेकिन उसका एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है, आरएसएस ड्रिवन है, इसीलिए उसका अटैक का इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में कुछ हुआ नहीं, 84 का कांग्रेस के जमाने में हुआ था, बाटला हाउस कांग्रेस के जमाने में हुआ था,
और भी तमाम सारी चीजें आफ्सपा यूएपीए कांग्रेस के जमाने में लगा था। लेकिन आरएसएस की सरकार आने के बाद डेफिनेटली एंटी नेशनल यानी देशद्रोह का जो बाउंड्री है ये काफी एक्सपैंड किया है। जो भी, चाहे वो केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी से लेकर निवेदिता मेनन जो हमारे प्रोफेसर है, वहां से लेकर उमर और मैं तक, कोई भी एंटी नेशनल हो जाते हैं, कन्हैया तक एंटी नेशनल हो जाते हैं। तो जो भी विद्रोह करेगा, जो भी आवाज उठाएगा मोदी सरकार के खिलाफ, वो एंटी नेशनल बन जाता है। बात यह है कि मैं एक सत्य घटना पे आधारित अगर एक कहानी बताऊं तो एक समय पे जंगल में एक अचानक अफवाह फैली कि सारे हाथी एंटी नेशनल है, उसको पकड़ा जा रहा है। तो अचानक क्या हुआ कि एक चूहा देख रहा है कि काफी गेंडे भाग रहे हैं। तो चूहा ने पूछा, गेंडा भाई आप क्यों भाग रहे हैं? तो गेंडा ने कहा, आपको पता नहीं, हाथियों को एंटी नेशनल करार देके पकड़ा जा रहा है। तो हाथी को पकड़ा जा रहा है, चूहा ने पूछा आप क्यों भाग रहे हैं? तो गेंडा ने कहा, अरे आपको पता नहीं, व्यवस्था ऐसा है, मीडिया ऐसा है, पुलिस ऐसा है, जुडिशरी ऐसा है कि महीने साल लग जाएंगे यही प्रूव करने कि मैं हाथी नहीं गेंडा हूं। ये सुन के चूहा भी भागने लगा। तो बात यह है कि ये जो मीडिया ट्रायल है, ये जो शासन प्रणाली है, ये जो पुलिस ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बन गया है जो खुद इन्वेस्टिगेट करने से पहले मीडिया जो कह दिया है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट उस पे करता है कि मीडिया ने क्या क्या है उसको प्रूव करना है। तो इस तरीके के एक समाज में इस तरीके के एक समय से हम गुजर रहे हैं जहाँ पे सब एंटी नेशनल हो गए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगर कोई सोचना शुरू करते हैं वो एंटी नेशनल बन जाते हैं। समाज की बेहतरी के लिए, जन्माधिकरण के लिए कोई भी आवाज उठे वो एंटी नेशनल बन जाता है। आज जरूरत है कि लाल, पीला, हरा, नीला तमाम सारे खेमों में हम बात नहीं, मतलब ये सारे खेमे रहें, लेकिन फांसीवाद के खिलाफ हम सब साथ में मिलके लेफ्ट, लिबरल, अम्बेडकराइट सेक्शन साथ में आए और फांसीवाद के खिलाफ एक जॉइंट मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम खड़े हों। एचसीयू और जेएनयू अलग अलग खेमे में ना रहे, लाल और नीला अलग अलग खेमे में ना रहे, हम साथ में मिलकर हमारा जो जॉइंट एनिमी है फांसीवाद के खिलाफ, मनुस्मृति ईरानी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एक साझा लड़ाई में हिस्सा लें। और वही हम आज कर भी रहे हैं। एचसीयू के साथ जेएनयू खड़ा है, जेएनयू के साथ एचसीयू खड़ा है। संक्षेप में जिस तरह सारी बातें बताई आपने, हिंदुस्तानी स्टेट का किस तरह का कैरेक्टर आपके सामने रूपमान होता है? देखिए, हिंदुस्तानी जो स्टेट मशीनरी है, समय समय पे हम देखे हैं, सिर्फ इमरजेंसी के दौरान नहीं, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसीज के दौरान भी हम देखे हैं किस तरीके की एक फांसीवादी टेंडेंसी रहा है। वो मणिपुर, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में हो, छत्तीसगढ़ में हो, कश्मीर में हो, पंजाब में हो, हैदराबाद में हो, दलितों के खिलाफ हो, आदिवासियों के खिलाफ हो, मुसलमानों के विच हंटिंग पे हो, महिलाओं के ऊपर टारगेटिंग पे हो, किसान या मजदूरों के यूनियनाइजेशन के राइट्स को कुचलने में हो, निजीकरण की नीतियों को जबरदस्ती लागू करने में हो, इस तरीके के फांसीवादी टेंडेंसीज बराबर दिखे हैं। जरूर इस टेंडेंसीज, खास करके मोदी सरकार, आरएसएस का डायरेक्टली पावर में आने के बाद जो भी इस देश की डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के तहत ही आए हैं, जो कि इस डेमोक्रेसी के ऊपर भी सवाल उठाता है कि किस तरीके से इस तरीके का अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इस तरीके के आरएसएस के लोग आज सरकार में हैं। तो फिर आज के दिन में ये फाशिस्ट टेंडेंसीज और भी खुली तरीके से, क्रूर तरीके से हमारे सामने आए हैं। और शायद एक तरीके से अगर हम देखें तो फिर शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे सामने कोई फसाड नहीं है, कोई कर्टेन नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि इस फांसीवादी टेंडेंसीज जो है, जो बहुत ही बढ़ती हुई दिख रहा है, उस दौरान उसको पहचानते हुए हम लोगों को गोलबंद कर सकें। हिंदुस्तानी में जो फांसीवाद आप देख रहे हैं, इसका जर्मनी के फांसीवाद से कितना का अंतर लग रहा है? बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, बहुत सारे अंतर भी है। एक तरीके से डेफिनेटली यहाँ के जो आरएसएस के लोग रहे हैं, चाहे वो हिंदू महासभा से लेकर आरएसएस तक, काफी हद तक ये लोग प्रभावित हुए थे जर्मनी का हिटलर के रूल से, काफी हद तक ये लोग प्रभावित हुए थे मुसोलिनी के रूल से, और वही चीज वो लोग इस देश में लाना चाहते थे। आज के दिन में ये बात समझना जरूरी है कि ये जो फांसीवाद का जो रूपरेखा है, जिसके साथ बिग बिजनेस, कॉर्पोरेट हाउसेस, निजीकरण की नीतियां, साम्राज्यवादी नीतियां, ये सारी नीतियां, सामंती जो व्यवस्था है, सामंती जो सोच है, सामंती जो समाज व्यवस्था है, उसके साथ मिलके ब्राह्मणवाद,
कास्ट, जर्मनी में कास्ट नहीं था, ब्राह्मणवाद नहीं था। ये जो मिक्सचर है ये और भी भयानक है, और भी भयावह है, और भी क्रूर है। तो इसमें काफी सारे सिमिलरिटीज है और काफी सारे पिकुलियरिटीज भी है, स्पेसिफिसिटीज है और इक्वल मतलब समानता भी है। तो इन सारी चीजों के चलते इसको जोड़ के देखने में हमारे जो हिंदुत्व ब्राह्मणवादी फासीवाद है उसको सही तरीके से हम समझ पाते हैं। इसका जो हमने देखना हो, जो वर्ल्ड क्राइसिस है उसके साथ मिल के देखना हो इसको, देखिए जो क्राइसिस है उसमें साम्राज्यवादी नीतियाँ, प्राइवेटाइजेशन के जो तमाम सारे मंसूबे हैं इस देश में, जो हम बोल रहे थे, जो OLX राज यहाँ पे डाला है कि सब कुछ बेच देना है। आर्मी में भी FDI से शुरू करके हेल्थ में, रिटेल में, एजुकेशन में, तमाम सारे जगहों पे जो ये जो सारे प्राइवेटाइजेशन की नीतियां हैं हमको समझने का जरूरत है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, जो क्राइसिस के थ्रू कैपिटलिज्म गुजर रहा है पूरे विश्व में, उसमें बहुत जरूरी है कि जो सारे सेमी कॉलोनियल कंट्रीज हैं उसमें भारी मात्रा में लूट की जरूरत है, उसमें भारी मात्रा में मुनाफाखोरी की जरूरत है अगर इस क्राइसिस से कैपिटलिज्म को उभरना है, अगर इंपीरियलिज्म को इस क्राइसिस से जूझना है। इसीलिए और भी सख्ती से पेश आ रहे हैं एक तमाम सारे जो सेमी कॉलोनियल कंट्रीज है, नियो कॉलोनियल कंट्रीज है, इसके सरकार के ऊपर और दबाव है कि और अच्छी तरीके से लूटने की छूट मिलनी चाहिए। ये क्या है कि मजदूरी अपने राइट के बारे में बात करना है, नहीं ये सब हटाना है, यूनिवर्सिटीज को बेच देना है, तमाम सारे मतलब सब्सिडीज को हटाना है, ये जो टैक्स पेयर्स मनी की बात किया जा रहा है इस सबको हटाना है। और तो इसलिए और जरूरी है कि और सख्ती से पेश आए और मुनाफाखोरी और छूट मिले लूट करने की, लूट मचाने की। तो इसीलिए जरूरी है कि जो आदिवासी लोग हैं उनको खदेड़ के तमाम सारे खनिज संपदा बाहर बेच दिया जाए, हेल्थ सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन लाया जाए, रिटेल में प्राइवेटाइजेशन लाया जाए। और इससे क्या है, इन तमाम ये जो सारे नीतियां हैं, जनता विरोधी नीतियां हैं, उसको जब आप लाद रहे हैं, निजीकरण की नीतियों को जब आप लाद रहे हैं, जब आप खुले मार्केट की नीतियों को लाद रहे हैं, तब मतलब बहुत सिंपल सी बात है, तब लोगों में उसके खिलाफ गुस्सा उभरेगा। किसानों का, मजदूरों का, एक बड़ा सेक्शन आदिवासियों का, दलितों का, इसके खिलाफ गुस्सा उभरेगा। तब आप क्या करेंगे, किस तरीके से उस गुस्से से आप जूझेंगे? तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कम्युनलिज्म, बहुत जरूरी हो जाता है इस तरीके के नेशनल एंटी नेशनल में बांट देने का लोगों को। तो तमाम सारे जो फ्रस्ट्रेटेड यूथ है, फ्रस्ट्रेटेड जनता है, उसको इस तरीके के फॉल्स बाइनरीज में जो एक्चुअली आपके खिलाफ होना चाहिए, उसको आप इस तरीके के कुछ जुमलेबाजी में उसको आप बांट देते हैं और कोशिश करते हैं कि उस पोलराइजेशन में आपको इलेक्टोरल फायदा मिल जाए। जैसे कि मुजफ्फरनगर का दंगा करा के आप वोट बटोर लेते हैं, नेशनल एंटी नेशनल में बांट देके आने वाले यूपी इलेक्शन में इसका भरपूर उपयोग किया जाने वाला है। ठीक बजट सेशन से पहले इस तरीके का एक जुमलाबाजी करके जो बुनियादी मसले हैं उससे लोगों को भटकाने का कोशिश, इन सारी चीजों में बहुत माहिर है हमारे रूलिंग क्लासेस। और हमको जरूरत है कि लोगों को इन सारी जुमलेबाजियों से हटा के बुनियादी मसलों पे लोगों का ध्यान रखें। जैसे जो माइनॉरिटी की ओर से जो कट्टरवाद है, फिरकूवाद है, उसको आप किस तरह देखते हैं? जैसे पंजाब में भी, खालिस्तान की बात करें, यहाँ तक कि केरल में CPM पे दोष लगता रहा है कि वो मुस्लिम टिक्का-परस्ती को कहीं ना कहीं पैदा करने में उसका हाथ रहा है। देखिए तमाम सारे कट्टरपंथ हो सकता है, तमाम सारी चीजें हो सकती है। किसी भी तरीके के कट्टरपंथ मतलब किस तरीके से हम कट्टरपंथ को डिफाइन करेंगे वो भी मसला है। लेकिन अगर जन विरोधी है कुछ भी, अगर महिला विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, जनता के हित के खिलाफ है, तो फिर कोई भी कट्टरपंथ के साथ में नहीं खड़े होंगे। लेकिन मसला यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है कि शासन व्यवस्था किस कट्टरपंथ के साथ है। इस देश में स्टेट मशीनरी, चाहे पुलिस से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर जुडिशरी तक, मीडिया से लेकर तमाम सारे जो स्टेट मशीनरी है, वो किस कट्टरपंथ के साथ में है। हमें लगता है कि हिंदुत्व फासीवाद के साथ में के पास पूरा स्टेट मशीनरी है, पूरा मीडिया है, पूरा पुलिस है, पूरा शासन प्रणाली है। तो फिर हमें लगता है कि उसको प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन मानते हुए, अगर हम मार्क्सिज्म में बिलीव करते हैं तो फिर उसको प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन मानते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और उसी को
मेन एनिमी मान के उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। मार्क्सिज्म पे कई सारे सवाल उठते रहे इसकी थ्योरी पे, आपको आज के समय में इसकी कितनी अहमियत दिखाई देती है, इस सोच की, विचारधारा की? हमें लगता है कि इस विचारधारा की अहमियत जब से मार्क्सवाद का जन्म हुआ है वहां से लेकर आज तक विचारधारा की अहमियत तो जरूर रहा है। अब मार्क्सवाद के नाम पे क्या हुआ है वो अलग बात है। कई सारे लोग मार्क्सवाद के नाम पे बहुत सारी चीजें शुरू होके भी खत्म हो चुकी हैं। हम वो चीज सोवियत यूनियन में देखे हैं, हम वो चीज चीन में देखे हैं, और भी तमाम सारे हम इस देश में भी देखे हैं। हम इस देश में सीपीएम को भी देखे हैं जो नंदीग्राम सिंह को मार्क्सवाद के नाम पे ही किए हैं। तो हमें लगता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मार्क्सवाद में प्रॉब्लम है, लेकिन मार्क्सवाद को प्रैक्टिस में जब ले जाया गया है उसमें बहुत सारी दिक्कतें रही। एक ऐसा सोच जो चाहता है कि 77% लोगों के ऊपर बाकी 23% लोगों का राज ना हो, बल्कि 23% लोगों का राज ना हो, बल्कि 77% लोगों का राज 23% लोगों के ऊपर हो। हमें लगता है कि कौन सा सही होगा वो बहुत सिंपल है। बहुत जो उत्पीड़ित जनता, जो जिस जनता के ऊपर इतने सारे रिप्रेशन है, इतने सारे एक्सप्लॉयटेशन है, उसके हित में बात करना ही मार्क्सवाद है। और इस विचारधारा, जब तक ये असमानता रहेगा, ये विचारधारा रहेगा, ये विजन रहेगा, ये सपना रहेगा एक बेहतर समाज का, भगत सिंह का, अम्बेडकर का वो सपना रहेगा, उसको प्रैक्टिस में ढालने में तमाम सारी दिक्कतें रहा है। और उसका मुखालफत करना, उसका क्रिटिसिज्म हम बाखूबी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन इस विचारधारा का अहमियत तो आज है, और आज बहुत ज्यादा है। बल्कि सिर्फ मार्क्सवाद नहीं, आज अगर सही मायने में कोई मार्क्सवादी है जो इस फांसीवादी समय से, जिस समय पे फांसीवाद इतना उभर के आ रहा है, अगर सही में कोई मार्क्सवादी है, उसका मेन इंटेंशन यही होना चाहिए कि वो अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो भी जनवाद के पक्ष में, फांसीवाद के खिलाफ खड़े होने में सक्षम है और उसका मंशा रखते हैं, चाहे वो नीली फ्लैग के अंडर हो या फिर हरा फ्लैग के अंडर हो, उन तमाम सारे लोगों को साथ में लाना ही मुझे लगता है रेडिकल रेवोल्यूशनरी लेफ्ट का एक अहम जिम्मेदारी आज के दिन पे। इंसानी हुकूक की लड़ाई आज कहाँ पे खड़ी दिखाई देती है? इंसानी हुकूक की लड़ाई आज एक ऐसी कगार पे खड़ी होती हुई दिखती है जहाँ पे एक बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि हमने कहा कि जो फसाद है, जो पर्दा है, वो हटाया गया है। जब तक पर्दा रहता है तब तक खुली चीजों को देखने में, एक लकीर खींचने में दिक्कत होती है। लेकिन आज हमें लगता है कि जैसे फांसीवाद उभर के आ रहा है, जिस तरीके से वो अटैक्स कर रहे हैं, हमें लगता है वो लकीर खींचना आसान हो चुका है। हमें लगता है कि इंसानी हुकूक के लिए लड़ने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा गलती होगा। वी आर एट ए टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री व्हेन वी मस्ट नॉट फेल टू टर्न, वी हैव टू टेक दिस। जैसे उमर का तो एक पहलू है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से संबंधित है, उसका भी एक टारगेट की बात होगी। आपको जो टारगेट किया गया उसको किस ढंग से मतलब किया गया? जैसे होता है कि मुस्लिम वाला हो गया, मैटर हो गया। देखिए, बात यह है कि चाहे वो उमर हो या अनिवान हो, हम दोनों ही एथीस्ट हैं। लेकिन बात यह है कि हम हिंदू होने के लिए इस संघर्ष में या फिर वो मुसलमान होने के लिए इस संघर्ष में, ऐसा तो है नहीं। हम लोग विद्रोह में हैं और इस शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह में हैं। अब बात यह है कि उनके लिए उमर मुसलमान है, उनके लिए हम हिंदू हैं। हम कभी नहीं बोले कि हम हिंदू है और वो मुसलमान है। और उसमें खास करके आज के दिन पे, जैसे हम बार बार कहे हैं कि आज के दिन पे उमर के ऊपर जो खास टारगेटिंग हम देखें, जो तमाम सारी चीजें बोली गई उमर के बारे में, वो इसलिए क्योंकि आज के दिन पे किसी को अगर ब्रांड करना है, एंटी नेशनल टारगेट करना है, उसको टेररिस्ट घोषित करना है, तो उसके लिए जो वॉर ऑन टेरर का जो एक ऐसा पिक्चर हमारे सामने रखा गया है कि उसमें एक मुसलमान बहुत आसानी से फिट बैठ जाता है। तो एक उमर खालिद 3 बार पाकिस्तान जा सकता है, ये इस पे टीआरपी बढ़ता है। भट्टाचार्य जी 3 बार पाकिस्तान गए हैं, इस पे टीआरपी नहीं बनता है, स्टोरी नहीं खड़ा हो पाता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि उमर के ऊपर इस तरीके का टारगेटिंग हुआ। खास करके सिर्फ उमर के ऊपर नहीं, उमर की फैमिली के ऊपर इस तरीके का भद्दा टारगेटिंग हुआ, इस तरीके की घिनौने टारगेटिंग की गई। लेकिन हमारे लिए, हम दोनों के लिए, इस जेएनयू कैंपस के लिए या फिर तमाम सारे छात्र और जनवाद पसंद लोगों के लिए
ये बात हिंदू और मुसलमान की नहीं, ये सच के पक्ष में खड़े होने की लड़ाई है। और जरूर एक ऐसा व्यवस्था, एक ऐसा समाज जिसके लिए एक मुसलमान को टारगेट करना इतना आसान बन जाता है, उसको सवाल करते हुए उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है कि ऐसा क्या है जिससे उमर खालिद टारगेट बने। आम स्टूडेंट है, जनरल स्टूडेंट है, एबीवीपी के बारे में उनकी क्या राय बनी है ये सारे घटनाक्रम के बाद? ये आप आम स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, एबीवीपी से पूछ सकते हैं। वैसे एबीवीपी में आज के डेट पे जेएनयू में वो खास कुछ बच नहीं गए हैं, भयंकर बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। और एबीवीपी में भारी मात्रा में लोग एबीवीपी छोड़े हैं, उसको एबीवीपी की असलियत समझ में आया है। हमें लगता है कि तमाम सारे वो लोग जो एबीवीपी के साथ जुड़े रहे हैं उसको आज इस पे शर्मिंदगी महसूस होते हैं, क्योंकि वो उनमें से भी काफी सारे लोग इस तमाम प्रक्रिया में जेएनयू के अंदर पॉलिटिसाइज हुए हैं और उसको सही और गलत में फर्क समझ में आया है। और मुझे नहीं लगता है कि इस कैंपस में एबीवीपी का कुछ खास पॉलिटिकल फ्यूचर बचा है। कन्हैया के बाद जो साथ हुआ उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान आता है, शत्रुघ्न का भी आता है, बंगाल में से ममता दीदी या इस तरह किसी का आया कुछ? मुझे पता नहीं, खास करके मुझे नहीं लगता कि इस पे कुछ स्टेटमेंट शायद नहीं है। आखिर में हमारे पंजाब के लोगों को कुछ कहना चाहोगे? पंजाब को लोगों से यही कहना चाहेंगे कि पंजाब के बारे में हम जब सोचते हैं तब हमारे दिमाग में भगत सिंह आता है। अब बात यह है कि भगत सिंह, आपका रोल मॉडल कौन है? भगत सिंह है, अम्बेडकर भी है, आज के दिन पे रोहित वेमुला भी है। आज के दिन पे हमें लगता है कि वो सारे जो लोग जो भी भगत सिंह को आइडियलाइज करते हैं उनको एक बात हम मतलब स्पष्ट तरीके से कहना चाहेंगे कि भगत सिंह ने जो बात कही थी इतने सालों पहले, आज के दिन पे उसको जमीन पे उतारने की जरूरत है। जो भूरे अंग्रेजों के बारे में भगत सिंह ने कहा था, जो सपना भगत सिंह ने देखा था, उसमें भगत सिंह को सिर्फ पढ़ने में नहीं, भगत सिंह को सिर्फ आइडियलाइज करने में नहीं, भगत सिंह के सिर्फ पुतला बनाने में नहीं, भगत सिंह के सपनों को जमीन पे उतारने की जरूरत है। और उसमें मुझे लगता है कि पंजाब में भी हमारे काफी सारे दोस्त हैं, काफी सारे साथी हैं जो इसको अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। और यही मैसेज हम उनको देना चाहेंगे कि हम सब साथ में मिलकर भगत सिंह के सपनों को, अम्बेडकर के सपनों को हकीकत में